एक्टिविटीज जो है टैक्सेबल एक्टिविटीज, उसके लिए कौन से रिकॉर्ड रखने जरूरी हैं और बिजनेस एक्टिविटीज जो डिफरेंट टाइप की हैं उन्हें क्या हिदायत हैं कि आप कौन सा रिकॉर्ड अपने पास रखें। ये रिकॉर्ड हर एक मांगा नहीं जाएगा, लेकिन कहा यह जाएगा कि ये रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, वक्त जरूरत हम आपसे मांग सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करने के बाद आमतौर पे ये होता है कि कुछ लोगों को रैंडम नंबर की बुनियाद के ऊपर ऑडिट के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो जो ऑडिट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे उनके ये सारे रिकॉर्ड चेक होंगे। लिहाजा तमाम लोगों को ये हिदायत की जाती है कि आपने ये रिकॉर्ड अपने पास संभाल कर रखना है। अगर आप ऑडिट के लिए सिलेक्ट हो गए, आपकी फाइल सिलेक्ट होगी, तो फिर ये चीजें आपसे मांगी जा सकती है। अच्छा, बेशक उसमें भी उन सैंपल बेस सारी ना मांगी जाए, कुछ मांगी जाए और कुछ ना मांगी जाए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात ये कि एवरी टैक्सेबल टैक्सपेयर शैल मेंटेन अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब। यानी जैसे प्रिस्क्राइब किया गया वैसे ही तुम रखो। कौन कौन सी चीज? अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड। सिंपल बात। कमिश्नर में क्या करेगा? डिसअलाउ और रिड्यूस द टैक्स पेयर्स क्लेम फॉर डिडक्शन। कमिश्नर ऐसा कर सकता है कि तुम्हारा जो क्लेम है ना टैक्स डिडक्शन का, कम कर दे। क्यों कर दे? इफ द टैक्स पेयर अनएबल टू प्रोवाइड रिसीट्स और अदर रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस विदाउट रीजनेबल कॉज। अगर कोई रीजनेबल कॉज ना हो, रिकॉर्ड तुम्हारे पास ना हो, तो तुम्हारे जो बेनिफिट्स हैं वो रिड्यूस किए जा सकते हैं। इसलिए तुम्हारे पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए, बेहतर है कि होना चाहिए। Record shall be maintained for 6 years after the end of the tax year to which they are related। हर 6 साल बाद जो 6th ईयर गुजर गया उसका रिकॉर्ड आप वेस्ट ऑफ कर सकते हैं। शर्त एक ही है कि ऐसा ना हो कि कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रही हो, कोई असेसमेंट का केस चल रहा हो और उसके लिए आप रिकॉर्ड को जाया कर दें। यानी आप रिकॉर्ड सारा वेस्ट कर सकते हैं 6 साल बाद, लेकिन वो बचा लीजिएगा जो कि आपके प्रीसीडिंग चल रहे हैं, जो आपके प्रीसीडिंग चल रहे हैं, एपलेट कोर्ट में है या हाई कोर्ट में, वेयर एवर। अच्छा, उसके बाद डिडक्शन मींस एनी अमाउंट। डिडक्शन की क्या कह रहा है? मींस एनी अमाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, receipts and expenses account are profit and losses। क्या ये डेफिनेशन आपकी अकाउंट से रिलेटेड है? कि डिडक्शन का मतलब ये है कि तुम्हारे पैसे काट लिए जाएं। किस में से? अकाउंट में से, किसी भी अकाउंट में से। कौन कौन सा अकाउंट? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, रिसीविंग अकाउंट है, इनसे अगर पैसे निकाल दिए जाएं तो हम इसे क्या कहेंगे? डिडक्शन है। तो शुक्रिया भाई, आपने बता दी इतनी बड़ी बात। द कमिश्नर में रिक्वायर एनी पर्सन टू इंस्टॉल यूज एन इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर। तो रिकॉर्ड के लिए वो कह सकता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर रखोगे। ये डिडक्शन का जो ताल्लुक है वो उस चीज के साथ है जो हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था कि अगर तुम एविडेंस ना दे सके, ठीक है, तो तुम्हारा कोई भी बेनिफिट वेव ऑफ हो सकता है। अच्छा, तो यहां तक है कि फिर ये अकाउंट्स इस हिसाब से आपने मेंटेन करने हैं जो कि आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। किसका? रिपोर्टिंग का, जिसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है आपने। अब आगे बात किसकी? रिकॉर्ड की हद तक, ना टैक्स लाइबिलिटी। उसमें तो हम अकाउंट्स की एक ट्रीटमेंट डिफरेंट करते हैं। अच्छा, एवरी टैक्स पेयर ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर एक बंदा कहां से पैसे कमा रहा है? बिजनेस से, तो उसके लिए जरूरी है कि वो जितनी भी पैसे रिसीव करता है, जितने भी पैसे खर्च करता है, एक्सपेंस करता है, जितने भी पैसे रिसीव करता है, जितने भी उसके एक्सपेंडिचर है, सारों का क्या रखे? हिसाब रखे। जितनी भी वो सेल करता है, जितनी भी वो परचेज करता है, किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की, तो खर्चा भी नोट करके रखे और वसूलियां भी, और ये भी नोट करके रखे कि उसने खरीदा क्या और बेचा क्या।
और उसके अलावा उसके ऊपर जितनी लायबिलिटीज हैं, एसेट लायबिलिटीज, कर्जे वगैरह लिए हुए, बैंक से लोन लिए हुए, उनके जो जो इंस्टॉलमेंट जाते हैं, जितनी लायबिलिटी है उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। और फिर इन केस टैक्स पेयर इंगेज इन असेंबली, असेंबली का मतलब क्या है? पुर्जों को जोड़कर कोई चीज बनाना, प्रोडक्शन में है, प्रोसेस में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, माइनिंग में है, इस तरह की एक्टिविटीज में है, तो ऑल आइटम ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर इनपुट का उसे क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड रखना चाहिए। अब वो बुक क्या होना चाहिए? बुक ऑफ अकाउंट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, रिकॉर्ड भी होने चाहिए। शेल बी मेंटेन फॉर 6 ईयर, 6 साल के लिए। 6 साल के बाद वो इसे स्टॉप कर सकता है। प्रोविजन ऑफ मेंटेनिंग बुक शेल नॉट अप्लाई वेयर प्रोसीडिंग आर पेंडिंग। प्रोविजन ऑफ मेंटेनिंग बुक शेल नॉट अप्लाई वेयर एनी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग, यानी वो जो 6 साल की सहूलत है वो नहीं अप्लाई होगी अगर कोई केस पेंडिंग है, फिर वो आपसे छीन ली जाएगी, वो रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। ये जगह जगह लिखा है ताकि आप किसी जगह कोई क्लेमर ये ना कह दे कि वहां नहीं लिखा था लिहाजा उसके लिए मैंने नहीं लिखा। अच्छा बच्चों, अब आ गया जी दूसरा मामला कि आप बिजनेस से ही पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपकी क्या है? इनकम अप टू कितनी है? 5 लाख, और आप एक न्यू टैक्स पेयर है। तो ऐसी सूरत में आपको कौन कौन से रिकॉर्ड रखने हैं? अब ये जो है ना, ये जो आप कह रहे हैं कि जी ये वाला है या इतनी इनकम वाला है, इसका क्यों अलग अलग याद करें? ये पेपर में कह देता है, पेपर स्पेसिफिकली कह देता है कि न्यू टैक्स पेयर है जिसकी इनकम अप टू कितनी है? 500,000। तो वो कौन कौन सा रिकॉर्ड रखे? तो उसके लिए सीरियल नंबर में कैश मेमो रखनी जरूरी है। सीरियल नंबर यानी जो कॉपी यूज करता है ना, जिससे वो इनवॉइस बनाता है कैश बुक, वो सीरियल नंबर वाली होनी चाहिए, यानी कि फोटो कॉपी करके बनाई और चलती रही या स्कैन बना दी, सीरियल नंबर वाली, ताकि उसका बैकअप। और जो सीरियल वाली होती है उसमें एक पेज कट जाता है हमेशा और एक पेज कार्बन कॉपी नीचे रह जाती है, उसकी बात कर रहा है। अच्छा, इनवॉइस की, रिसिप्ट्स की, ये इसके पास क्या होनी चाहिए? इसके पास सीरियली नंबर होने चाहिए। ईच ट्रांजैक्शन ऑफ सेल आर रिसिप्ट्स। तो दोनों सूरतों में इसका ख्याल रखना चाहिए। इसका मतलब है डील भी जिनसे करें उनसे भी पक्की रसीद ले गए, कच्ची रसीद ना ले गए। टैक्स पेयर का क्या होना चाहिए? नेम होना चाहिए, उसके बिजनेस का नेम भी होना चाहिए, और उसका एड्रेस भी होना चाहिए, और उसका नेशनल टैक्स नंबर एंड CNIC या और उसके साथ सेल्स टैक्स रिटर्न नंबर भी होना चाहिए। अगर हो तो उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उस वक्त नंबर पूछा जाए तो भूल ना जाए, या उस वक्त जुबानी बात हो, कागज का हिस्सा हो कि कागज पर लिखा होना चाहिए, रिकॉर्ड के ऊपर जो जो चीजें आप यूज करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि टैक्स नंबर इनवॉइसेस पे लिखा होता है, ठीक है ना जी, प्लीज। अच्छा बच्चों, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए किस चीज की? क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स जो बेची और जो सर्विसेज तुमने रेंडर की, उनकी वॉल्यूम भी और उनकी डिस्क्रिप्शन भी। उसके साथ साथ डेली क्या होना चाहिए? रसीदें, यानी खरीदने का रिकॉर्ड होना चाहिए, रिसीविंग का, सेल्स का, पेमेंट का, परचेज का और एक्सपेंसेस का, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद फॉर स्मॉल ट्रांजैक्शन डज नॉट एक्सीड 100 रुपया, वन और मोर कैश मेमोस यानी बुक्स यूज हो सकती हैं। यानी इसका मतलब यह है कि आम तौर पे होता ये है कि एक बंदा एक वक्त में एक कैश मेमो ऑन करता है, स्विच ऑन करता है, यानी एक कॉपी शुरू करता है। जब तक वो कॉपी खत्म ना हो जाए दूसरी कॉपी नहीं लगा सकता। लेकिन यहां क्या लिखा है कि फॉर स्मॉल ट्रांजैक्शन डज नॉट एक्सीड ₹100। अगर छोटी ट्रांजैक्शन हो, 100 रुपए से ज्यादा ना हो, तो फिर एक से ज्यादा कैश मेमो बुक आप यूज कर सकते हैं। कि छोटी ट्रांजैक्शन है तो फिर हो सकता है ग्राहक छोटी छोटी डील में चल रहे हो और एट ए टाइम आपको 2 कैश काउंटर बनाने पड़े।
जैसे आपने ग्रोसरी स्टोर पे देखा होगा कि बिल एक जगह नहीं बनना होता, 2 या 3 जगह बनना होता है। और वो 2 या 3 जगह इसलिए बनना होता है क्योंकि वो छोटी छोटी डील है, तो वहां पे आपको एक से ज्यादा बुक यूज करने की या एक से ज्यादा कैश मेमो की इजाजत होती है, बाकियों में नहीं होती। ठीक है, छोटी डील में ये हो सकती है कि एक वक्त में वो पिछली वाली मुकम्मल नहीं हुई और दूसरी शुरू कर दिया। अच्छा, अब पहले तो बैंकों ने इसमें चेक में भी रखा होता था, आप नई चेक बुक ले भी लें तो जब तक पुरानी वाइंड अप नहीं करेंगे नई यूज नहीं कर सकते। अब दोनों की सहूलत है कि ठीक है आप उसमें से भी चेक इशू कर दें और इसमें से भी कर। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन आ गया जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 and rule made there under, briefly explain the requirement of books of accounts to be maintained by the taxpayer who has business income up to कितनी 5 लाख, जिसकी इनकम 5 लाख तक है वो कौन सी बुक्स को मेंटेन करे। तो यहां लिखा है कि टैक्स पेयर विद बिजनेस इनकम एक्सीडिंग कितना 5 लाख, वो होलसेलर है डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो कैसे इसको डील करेगा। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके ऊपर लिखा है अप टू, तो ये किसके मुतालिक है, ये इसके मुतालिक है या इसके मुतालिक, पहले वाला जो है उसके मुतालिक है, क्योंकि ये अप टू है और ये क्या है एक्सीडिंग, यानी ये अब उससे बड़ा वही आ गया। तो वो कौन सा था, वो शुरू में था शायद इसलिए कम थी, और अब ये यकीनन शुरू वाला नहीं है, ये होलसेलर है डिस्ट्रीब्यूटर है रिटेलर है और यहाँ कमीशन एजेंट है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज वही है, देखिए क्या हाल है, ये मैंने तरतीब वही रखी है ताकि आपको याद रहे। दूसरी चीज भी वही है, क्या है वो नेम है उसका, CNIC है, ये हर एक, ये ऐसा वाला ये आपने हर एक में रखना। उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटिटी वैल्यू गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर, ये भी वही है। अच्छा, आगे है मस्ट रिकॉर्ड नेम एंड एड्रेस ऑफ कस्टमर, क्योंकि ये अब होलसेलर आ गया ना, तो वो रिटेलर था, पिछले वाला क्या था रिटेलर था ना, वो छोटा छोटा कारोबार, 100 रुपए की रसीद भी थी उसके अंदर, है ना, तो वहां पर एड्रेस नोट किया जाता है, कॉमन पिने लेने आ गया, चलो घर का एड्रेस लिख के दे, है जी। अच्छा, आधा किलो दाल लेने आ गया, हाँ भाई चलो भी घर का एड्रेस लिख के दो, होता कभी नहीं। अब यहाँ पे क्या है, ये चूंकि आप जानते हैं कि जरा बड़ा कारोबार है तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक बात अटैच होगी कि ऐसा वाला ये ज़हन में आया, छोटे कारोबार में जरूरत नहीं, बड़े कारोबार में जरूरत है कि क्या किया जाए, नेम और एड्रेस रखा जाए किसका, कस्टमर का। किसके लिए जरूरी है, होलसेलर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, डीलर के लिए, कमीशन एजेंट के लिए, है ना जी, वेयर सिंगल ट्रांजैक्शन एक्सीड 10,000 से एक्सीड कर दे, है ना। तो आप दाल लेने जाते हैं तो एड्रेस मांगता है, लेकिन अगर आप गाड़ी खरीदने चले हैं टोयोटा के शोरूम से, फिर वो आपसे डिमांड करेगा। अच्छा बच्चों, वाउचर ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस क्या होना चाहिए आपके पास, वाउचर ऑफ, ये वाउचर क्या होता है, एक कागज होता है ना जिसपे हम रसीदों की डिटेल सारी लिख देते हैं, बिल्स की डिटेल एक वाउचर पे लिख के उसको लीगल दर्जा देके कैशियर से साइन करा के बाद उसकी बेस पे कैश लिया जाए। ठीक है, वेयर ट्रांजैक्शन एक्सीड 10,000। अच्छा बच्चों, डेली रिकॉर्ड होना चाहिए किसका, रिसीट्स का, सेल्स का, पेमेंट का, परचेज का, एक्सपेंसेस का, ये भी वहीं से आया है पिछले वाले का ही। हाँ, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन एक्सीड नहीं करती, 100 रुपए से ज्यादा की मालियत नहीं है, ऐसी मालियत के लिए तुम एक वक्त में एक से ज्यादा कैश मेमो खोल सकते हो, इसका मतलब एट ए टाइम 5 भी खोल सकती है, कोई मसला नहीं। अच्छा, जर्नल लेजर और एनुअल समरी ऑफ रेसिट्स, जर्नल लेजर से ही सारी स्टेटमेंट बनती है, तो जर्नल लेजर हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है, इसलिए अब जितने भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं कहा जाता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर यूज करने हैं उसका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो जाए। अच्छा, और जर्नल के अंदर क्या होगा, एनुअल समरी होगी रिसीट्स की, सेल्स की, पेमेंट्स की, परचेज की और एक्सपेंसेस की। ठीक है जी, और उसके साथ हर एक के क्या लिखे होंगे, डिस्टिंक्टिव हेड्स, किस हेड में कौन सी इनकम डालनी है, किस हेड में कौन सा खर्चा
और किस हेड में कौन सा रेवेन्यू डालना है आपने, रिसीट्स डालना, ठीक है जी, ताकि आगे आप उससे स्टेटमेंट ड्राइव करें। अच्छा बच्चों, अब जो प्रोफेशनल लोग हैं जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, चले आप डॉक्टर की मिसाल ले लें चूंकि कॉमन है, तो इनको हिसाब रखना पड़ेगा कि उन्होंने किस किस को टीका लगाया, कहां टीका लगाया, नहीं सॉरी ये, अच्छा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि उनको रखना पड़ेगा क्या, टैक्स पेयर्स के तौर पे नेम एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एनटीएन, क्योंकि आपको पता है एक प्रोफेशनल के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना क्या है, जरूरी है, लाजमी है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन रखनी पड़ेगी, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ मेडिसिन अप्लाइड, कितनी मेडिसिन आई और आपने लगाई, ग्लूकोज की बोतलें, फ्लेक्स वो क्या है, फ्लेक्सोटाइड एंड क्या होता है साइप्रोफ्लॉक्सासिन, कितनी लगाई आपने लोगों को, ठीक है जी, डेल्टा कोल्ट्रिल के इंजेक्शन कितने लगाए, तो ये सारा आपने लिख के रखना है ताकि उससे अंदाजा कर सकें कि आप किस कदर बड़े डॉक्टर हैं और कितनी बड़ी छुरी है आपके पास। अच्छा, ताकि उतनी ही बड़ी छुरी टैक्स वाले भी लेके आए फिर। अच्छा, जिसको नेम एंड एड्रेस हो किसका, पेशेंट्स का। अच्छा, ये असल में देखें ये सारा कुछ होता नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसका नेम और एड्रेस होना चाहिए। ये पर्टिकुलरली उन केसेस में है जिसके अंदर आप ऑपरेशन या बड़ा ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, फी चार्ज कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना, आपने कौन सा बंदा आया जिसपे आपने 3 लाख लिया न्यूरो सर्जरी की, कौन सा बंदा आया जिसे 8 लाख फीस चार्ज की, इतनी फीसें चार्ज हो रही है नहीं बच्चों आजकल, तो मैं अल्लाह माफ करे सबको सेहत दे, लेकिन डायलिसिस की फीस ही मेरा हाल है 10,000 से ऊपर है, ठीक है ना, हालांकि कि वो इतना को कॉमन सा है और इतना को मतलब वो रहम के काबिल है वो मरीज कि वो जिंदगी के एक बोनस पे चल रहा है, जिसके गुर्दे काम छोड़ गए और उसको आर्टिफिशियली उसके ब्लड को वक्तन फक्तन यूरिया से पाक किया जा रहा है, और जिस दिन उसमें डिले आई आगे पीछे बेचारा अल्लाह के हाथ है, हुक्म अपनी आ जाएगा। वैसे तो बात ये है, लेकिन बात यह है कि जहां कहीं ना कहीं क्लैश आ गई, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में अगर किसी के टाइम पे यंग एज में आया, किडनी रीस्टोर हो गया या किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, तो शायद देखा है कि बंदा बच जाए, वरना डायलिसिस पर मैक्सिमम 3 साल बड़ी तकलीफ से जिंदगी गुजारता, और उससे भी बहुत हाई फी चार्ज की जा रही होती। हालांकि उसके अंदर सबसे महंगी चीज वो फिल्टर ही होता है, वो नया लगना चाहिए, लेकिन वो भी वॉश करके लगा दिया जाता है, जिससे हेपेटाइटिस भी ट्रांसफर हो जाता है, तो उन बेचारों की पहले तकलीफ खत्म नहीं होती और एक और तकलीफ आनी पड़ती है। अच्छा बच्चों, डेली अपॉइंटमेंट्स कितनी होती हैं, एंगेजमेंट क्या है डेली की, उसकी एक डायरी होनी चाहिए, जो पेशेंट कितने चेकअप हो चुके, इसके अंदर हम चाहते हैं कि जितने पेशेंट चेकअप किए हैं उसकी एक तफसील आ जाए, चूंकि उसकी अगर तफसील आ जाएगी तो हम आपके रेवेन्यू का अंदाजा लगा देंगे। रेवेन्यू क्या है, ये तो इनकम ही होती है स्टेट में। अच्छा, सर्विसेज रेंडर्ड है, सो डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट्स, कितनी रिसीट्स आपकी, सेल्स क्या है, पेमेंट्स क्या है, परचेजेस क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इसकी तफसील आपको रखनी चाहिए। क्लियर जी? अच्छा, अब बच्चों ये देखिए, ऐसा भी सवाल आता है, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, rules made thereunder, requirement of books of accounts to be maintained by a manufacturer having turnover exceeding 2.5 million। तो उसके लिए तो इस तरह ये स्पेसिफिक कह देता है, इस तरह मुझे लगता है किसी को प्रोफेशनल डॉक्टर वगैरह का भी कह देगा। मुझे नहीं लगता कि आप ये वीडियो 1 से 2 दफा सुनेंगे तो आपको ये चीजें याद नहीं हो जाएंगी, मेरा ख्याल है कि 1 से 2 दफा सुनने में ही याद हो जाएंगी। सिर्फ वहां आगे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, जहां बिजनेस का साइज 5 लाख से नीचे है और 5 लाख से ऊपर है, और उसके अंदर 3 से 4 पॉइंट डिफरेंट है, 3 पॉइंट डिफरेंट है, बाकी सारे कॉमन है। तो वो एक दफा आप जरा आंखें खोल के उनको देख लेंगे तो वो भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि थ्योरी के मामले में ये नहीं करना कि पेपर करीब आने दे और याद करें। थ्योरी जितनी याद होगी वो पेपर से पहले पहले याद हो जाएगी। जब एक दफा पेपर सर पे आके खड़ा हो गया तो 2 या 3 दिन में ये याद नहीं होगी। आप जो मर्जी कर ले 2-3 दिन में नहीं याद हो सकती, इसलिए आपने ख्याल रखना है कि जितना काम है वो पहले ही हो जाए। चलिए एनीवे, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कौन से वाला जी,
2.5 मिलियन से छोटे वाला मैन्युफैक्चरर, सॉरी टर्नओवर एक्सीडिंग से ज्यादा वाला मैन्युफैक्चरर। तो कहता है मैन्युफैक्चरर टर्नओवर एक्सीडिंग 2.5 मिलियन। कहता है सीरियल नंबर होना चाहिए उसके पास, डेटेड कैश मेमो होनी चाहिए, इनवॉइसेस होनी चाहिए, रिसिट्स होनी चाहिए। मैं ये पॉइंट खुद डेलिबरेटली ऊपर लाऊं क्योंकि हर एक में पहला पॉइंट ही। अच्छा, दूसरी बात ये टैक्स पेयर का क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए, बिजनेस एड्रेस होना चाहिए, उसकी फाइल में मेंटेन होना चाहिए। तो हमें उससे ना पूछना पड़े, जाके फाइल पकड़े तो ये सारी डिटेल उसके अंदर लगी हो। बात होगा तो देखा ना टैक्स सर्टिफिकेट यूं लगाया होता है फ्रेम में, दिस इज फॉर दैट पर्पस। अच्छा, डिस्क्रिप्शन लिखी हो, क्वांटिटी लिखी हो और वैल्यू लिखी हो किसकी, जो गुड्स उसने बेची हैं, और वेयर सिंगल ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 10,000 द नेम एंड एड्रेस ऑफ कस्टमर क्या होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए अगर की बड़ी वैल्यू की सेल आपने की है। क्लियर जी? अच्छा, अब देखिए इसके अंदर क्या और क्या रखना चाहिए, इसे कैश बुक होनी चाहिए, कैश बुक होना चाहिए चूंकि ये कौन सा बंदा है, मैन्युफैक्चरर है, रोजाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ कैश पे कर रहा होगा, रनिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री के होंगे तो कैश तो खर्च होता होगा। अच्छा, उसके बाद सेल्स डे बुक एंड सेल्स लेजर बुक भी होनी चाहिए इसके पास, क्योंकि रेगुलर बुनियादों पे माल रोजाना जाता होगा, और इसी तरह माल जो है वो आता भी होगा। तो परचेज लेजर और सेल्स लेजर जो है वो दोनों होनी चाहिए। अच्छा, ये लिखा है वेयर एप्लीकेबल, यानी बाज जगह पे ऐसा नहीं होता, बाज जगह पे एकदम मटेरियल आता है और 6 महीने साल उसी पे लगे रहते, लेकिन बाज जगह पे रोजाना का मामूल है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जर्नल लेजर, ये तो बात हो चुकी है पहले भी, जर्नल लेजर होना चाहिए जो एनुअली या क्वार्टरली क्लियर करे। और क्या होने चाहिए, वॉचर होने चाहिए ताकि परचेजेस, एक्सपेंसेस, ट्रांजैक्शंस ये सब क्लियर हो। अच्छा, और स्टॉक रजिस्टर होना चाहिए ताकि जो मटेरियल आपके स्टॉक में पड़ा है वो नजर आए, यानी द वर्थ ऑफ द स्टॉक इनसाइड योर बिजनेस, यानी इन्वेंट्री में जो स्टॉक पड़ा है, रॉ मटेरियल हो गया, फर्निश गुड हो गई, सेमी फिनिश गुड हो गई, उनका एक डिटेल रिकॉर्ड होना चाहिए। क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर चीजों को 4 हालतों में रखता है। एक जब मटेरियल आया और अभी ऑर्डर में नहीं है रॉ मटेरियल, एक ये है कि कंपोनेंट ऑर्गेनाइज हो गए, अपना सीरियल नंबर लग गया, तो एक वो स्टॉक है जो अभी आया है किसी खाते में नहीं है, बस ये पता है इतनी वैल्यू आ है, फिर वो सीरियली ऑर्गेनाइज हो गया। उसके बाद एक होता है उसी इन्वेंट्री में सेमी फिनिश वर्क पड़ा होता है, जैसे गाड़ी बन रही है इंजन असेंबल होकर पड़ा हुआ है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा हुआ है। और एक होता है क्या, फाइनल सॉरी, चौथे में से एक फिनिश, और एक और होता है सोल्ड, वो सेल हो गया होता है लेकिन पड़ा वही होता है, ट्रांसपोर्ट होने वाला होता है। ये इस तरह का स्टॉक होता है, तो ये सारा जो है हिसाब होना चाहिए। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रूल 2002 लिस्ट द record to be kept by a taxpayer in respect of his income from, कौन सा, सैलरी वाला यानी गरीब आदमी, ठीक है जी। अच्छा, और क्या बच्चों, प्रॉपर्टी, ठीक है, और क्या, कैपिटल गेन। अब देखिए सैलरी वाले बंदे बेचारे से क्या रिकॉर्ड मांगना, नहीं, उस बेचारे ने तो आगे रात देखेंगे क्या होगा। हाँ, 20 तारीख को पैसे खत्म हुए होते हैं। हाँ, ये आज ला दिए पेट्रोल की बजाय, गाड़ी देखी कौन सी लेके आया, पेट्रोल बस इसी में था। अच्छा, तो कहने का मतलब है सैलरी सर्टिफिकेट अपना संभाल के रखे, ठीक है, और उसमें से जो टैक्स डिडक्ट हुआ और बेचारे के पास है क्या, वही ये रख लो, तुम्हारे लिए इतना ही है। क्या करो, पे स्लिप संभाल के रखना और उसके अंदर ही लिखा होगा, पे स्लिप के अंदर लिखा होगा कितना टैक्स डिडक्ट हुआ, कहानी तो वही ये खर्चा है। लो जी, इसका बस इतनी डिटेल खत्म, शुरू होने से पहले खत्म। अच्छा, अब बच्चों दूसरा आ गया, टैक्स पे ड्राइविंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कोई ऐसा बंदा है जिसके छोटे छोटे या बड़े बड़े क्या है, मकान है, उन मकानों से क्या आता है, किराया, है ना जी। देखिए हर शख्स का एक ख्वाब होता है
कि मेरे 3-4 घर हो, हाँ, जिसमें से एक में अपनी फैमिली रहती है और बाकी दिए किस पे, किराए पे, और किराया आता हो, बात होंगे ना आप। अच्छा, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जो टेनेंट होता है किराएदार, किरायानामा जो आपने तय किया ना, एग्रीमेंट, किरायानामा कहते हैं ना उसको, वो आपके पास होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जाहिर है उस साल कुछ छोड़ के गए हो शायद और नए आए हो, तो आपने टेनेंसी टर्मिनेशन एग्रीमेंट भी आपके पास होना चाहिए। क्या एडवांस लिया था, क्या दिया था, क्या वो एडवांस जो है वो एडजस्टेबल था, नॉन एडजस्टेबल था, जो भी सिचुएशन है। अच्छा, इफ एग्जीक्यूटिव रिसिप्ट्स फॉर द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड, अगर जाहिर है अगर आपके इतने मकान हैं तो फिर तो आपने शायद उसकी कोई रसीद सिस्टम भी बनाया हो, रेंट रिसीव करने के लिए। प्लाजा वगैरह में होता है, आपने देखा हो, प्लाजास वगैरह में होता है। अच्छा, उसके बाद एविडेंस ऑफ डिडक्शन क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्या है, प्रीमियम पेड टू इंश्योर द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग है तो आपने कोई हो सकता है इंश्योरेंस कराई हो, आपको पता ना इंश्योरेंस रेंट में से डिडक्ट हो जाती है। तो ये जो स्लाइड है ना, ये यकीन करें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पूरा रिवीजन सुने जरा। देखिए पहली चीज क्या मांग रहा है, पहली चीज क्या मांग रहा है, इंश्योर बिल्डिंग यानी इंश्योरेंस प्रीमियम। दूसरा क्या मांग रहा है, लोकल रेट का होता है, DHA टैक्स, LDA टैक्स, इसको लोकल रेट कहते हैं, टैक्स और कोई पे किया है। अच्छा, उसके अलावा चार्ज और ग्राउंड रेंट, उसके अलावा ठीक है जी, ऑन मनी, और उसके अलावा बारोड क्या किया हुआ है, जाहिर आपको याद है मकान अक्सर बैंकों से पैसे लेके बनाए होते हैं, आगे किराए पे दिए होते हैं। और एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्टिंग रेंट, कितना अलाउ होता है वैसे, बाय द वे पूछ रहे हैं, 4% ऑफ द इनकम, लॉयर ऑफ और लीगल सर्विसेज एंड अनपेड रेंट। यार इसके अंदर एक चीज अपडेट करके हम बात कर रहे थे कि टैक्स पेयर ड्राइविंग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन आप जानते हैं कहां से आ सकता है, कोई कैपिटल एसेट एक्वायर किया होगा, ठीक है, और कैपिटल एसेट एक्वायर किया होगा तो उसकी कोई डिडक्शन कास्ट होगी। जैसे अक्सर शेयर वगैरह खरीदने में हमारे कमीशन वगैरह लग जाते हैं, तो कमीशन वगैरह तो अलाउ होते हैं ना। एंड देन एविडेंस ऑफ कंसीडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, कुछ आपने बेचे भी तो होंगे ना शेयर वगैरह, तो उनका एविडेंस बेचने का ख्याल रखना, ठीक हो गई बात। अब आ गया बच्चों जो रिकॉर्ड है किसका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लो जी पूरा चैप्टर लिखा हुआ, पूरा चैप्टर, जिसने सही पढ़ा उसको याद है क्या क्या करना है। अच्छा जी, क्या होता है जी, ठीक है, डिविडेंड रेंट्स, ठीक है। अच्छा, जो डिविडेंड मिलता है, और क्या होता है बच्चों, क्या होता है, जो हमने प्रॉफिट अर्न किया होता है किसका, कर्जे का, बैंकों में पैसा रखा और वहां से सूद आ गया। अच्छा जी, और क्या होता है, रॉयल्टी ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है जी। अच्छा, एविडेंस ऑफ प्रॉफिट ऑन द डिडक्शन, ई बैंक स्टेटमेंट, ई बैंक स्टेटमेंट जब भी निकालेंगे तो कुछ डिडक्शन होगी आपकी, कुछ पैसे कटेंगे, उसका हिसाब किताब। उसके अलावा ग्राउंड का रेंट, आम रेंट जो होता है वो प्रॉपर्टी में जाता है, ग्राउंड का रेंट अदर सोर्स में जाता है, इन सेंस के मकान किसी और का हो, जगह किसी और की हो। अच्छा, और आगे क्या शाबाश जल्दी से पढ़ो, सब लीज याद नहीं, मलिक रियाद आ गया था आपके पास और उसने कहा था तुम्हारा प्लाट बड़ी अच्छी जगह पे है, मकान मैं बना लेता हूँ, प्लाट जमीन तुम रख लो, ठीक है ना। हाँ, मशीनरी वाला केस है वो भी इसमें आएगा। अच्छा, उसके बाद ये देखिए सब लीज ऑफ प्रॉपर्टी, हमने CSE के कमरे रात के वक्त दे दिए CSS की एकेडमी को, तो CSS की एकेडमी को दे दिए, अब क्या होगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगा। अच्छा, इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, आ गया कि नहीं पूरा चैप्टर।
अच्छा, उसका भी रखना क्या है? एविडेंस अमाउंट रिसीव इन केस ऑफ एन्युटी एंड पेंशन। ये कौन सी पेंशन होती है? एक वो वाली पेंशन होती है जो सैलरी के साथ मिलती है, और एक वो वाला होता है जो पेंशन प्लान खरीदा जाता है अलग से, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से, किसी और इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपकी किस्मत चल जाए, आपका बॉन्ड निकल आए, आप कोई लॉटरी विन कर रहे हैं, ठीक है जी, और यहाँ फिर आपका कोई क्रॉसवर्ड पजल हल हो जाए, जैसे हो जाते हैं ना मुख्तलिफ गेम्स शोज के अंदर, तो वो कहते हैं जी ये डब्बा इससे मिला दें, और अगर आप ये वाली बॉल उस बास्केट में फेंक दें तो आपको ये मिल जाएगा, इस तरह की चीज। बच्चों अच्छा, तो ये सारी, अच्छा इसमें से एनीथिंग यू कैन स्किप 1 or 2, नो प्रॉब्लम। इट्स टू मेनी, यू कैन स्किप 1 or 2। बाकी तो याद होनी चाहिए यार, चैप्टर में पढ़ी हुई है, एक के ऊपर इतना टाइम लगाया आपने जी। अच्छा बच्चों, ये मैंने वैसे रख लिया था याद दहानी कराने के लिए कि चलो रिकॉर्डिंग में आ जाए कि आपको याद रहे कि इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स मैंने पढ़ा दिया हुआ है, और उसके अंदर ये जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है इसका ये सेक्शन है, उसकी ये वीडियो, और ये वाली वीडियो 1 घंटे से भी लंबी है, जिसके अंदर आपने डील किया था एग्जम्पशन ऑन फॉरेन इनकम, और इसके न्यूमेरिकल भी इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये अगर आपने देखनी हो तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आके इसको डन कर दें।